Good morning friends, myself Dr. Archana Daya. मैं एक बार प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। मैं द सर्जन्स पॉइंट मॉडल टाउन रोहतक में प्रैक्टिस करती हूँ। द सर्जन्स पॉइंट इज इट लोकेटेड इन मॉडल टाउन रोहतक. दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर इन रोहतक. एंड मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से किया है, जो कि इंडिया का ऑलमोस्ट नंबर 1 हॉस्पिटल है बर्न एंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी में. एंड उसके बाद मैंने कुछ महीनों के लिए पीजीआई रोहतक में भी काम किया है एज ए कंसल्टेंट. एंड देन ये सर्जन्स पॉइंट में इसकी डायरेक्टर. हम प्लास्टिक सर्जरी से क्या समझते हैं, कॉमन लेमैन क्या समझता है कि व्हाट इज़ प्लास्टिक सर्जरी. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जो कॉमन डाउट्स होते हैं लेमैन के, वो आज मैं क्लियर करना चाहूँगी. जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में हम ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें हम प्लास्टिक का कुछ भी चीज़ यूज़ करके आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे कोई भी ऐसी सर्जरी करते हैं जिसमें हम प्लास्टिक का यूज करते हैं. बट ये सच नहीं है. प्लास्टिक सर्जरी इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस. प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू मोल्ड और टू रीशेप. दैट इज़ हम किसी भी चीज़ को रीशेप करते हैं. दिस इज़ प्लास्टिक सर्जरी. दैट इज़ अगर जैसे किसी के फेस में, किसी के नोज़ में प्रॉब्लम है, नोज़ टेढ़ी है, ज़्यादा मोटी है, उसको हम सीधा करते हैं, उसको हम पतला करते हैं. आई के नीचे जैसे कि गड्ढे होते हैं उनको हम भरने का काम करते हैं. किसी के कान नहीं बने हुए, उसके हम कान बनाते हैं रिब्स वगैरह लेके. तो ये एक रीशेपिंग सर्जरी है जिसमें हम जो चीज़ नहीं बनी हुई है या जो चीज़ गलत बनी हुई है उसको रीशेप करते हैं. अब पूरा डिस्क्राइब करूँगी मैं कि हाँ कौन कौन सी सर्जरीज है जो हम करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर. तो जैसा आप मेरी स्टैंडी में देख पा रहे हैं, फर्स्ट इज कंजेनाइटल डिजीज. दैट इज जो बीमारियां बचपन से होती है बच्चों में. सबसे पहले कटा होठ एंड तालू. कटा होठ एंड तालू का ऑपरेशन यूजुअली 3 महीने पे किया जाता है. कटे होठ का ऑपरेशन, जबकि बच्चे का वेट यूजुअली अराउंड 5 किलोग्राम के लगभग हो और बच्चों का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम के लगभग हो, तब हम कटे होठ का ऑपरेशन करते हैं. ये ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जन और पीडियाट्रिक सर्जन, जो बच्चों के सर्जन होते हैं वो, प्लास्टिक सर्जन होते हैं वो, सिर्फ यही 2 डॉक्टर्स हैं जो करते हैं. इसके बाद कटे तालू का ऑपरेशन किया जाता है कुछ टाइम के बाद, अप्रोक्स 3 से 6 महीने के बाद. इसके अलावा जैसे इसमें दूसरे नंबर पे है 2 उंगलियों का जुड़ा होना. इसको हम बोलते हैं सिंडेक्टाइली. सिंडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, दैट इज एक्स्ट्रा फिंगर होना और 2 फिंगर होना. इसका ऑपरेशन भी ओनली प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं. और जैसे कुछ केसेस हमारे पास गांव से आते हैं जो नॉर्मल सर्जन्स कर देते हैं, सीधी लाइन में कट करके उंगली को अलग कर देना, वो उंगलियां बाद में चिपक जाती है. तो आपको यूजुअली ट्रेन्ड प्लास्टिक सर्जन से ही ये वाले ऑपरेशन कराने चाहिए. थर्ड नंबर पे जैसे पॉलीडेक्टाइली मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको. एंड उसके बाद है ट्रोमा. ट्रोमा जैसे कि आपको कभी भी कोई चोट लगी हो, चोट लगने के बाद आपकी खून की नालियाँ कट गई हो, आपके रस्से कट गए हो जिससे हाथ की उंगलियाँ वगैरह काम करती है, आपकी नर्व इंजरी हो गई हो जिससे हमें सेंसेशन और जिससे हमारा हाथ काम करता है वो, तो उसके कटने का ऑपरेशन भी यूजुअली प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं. सिर्फ हड्डी है जिसको ऑर्थोपेडिशियन, जो कि हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं, वो संभालते हैं. इसके अलावा तने, नसें कट जाना, खून की नालियों, इन सब का ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है. इसके अलावा जैसे ट्रोमा में पुरानी चोट लगे हुए के होते हैं कि हाँ जी नस कट गई थी हमारा, कहीं पे ऐसे ही टाके लगा दिए, बाहर से टाके लगा देते हैं छोटी जगहों पे, अंदर से जो भी इंजरी होती है उसको नहीं देख पाते, तो उंगलियां उसी जगह पे रुक जाती है या फिर काम नहीं कर पाती या फिर टेढ़ी जुड़ गई है, तो उन सब का ऑपरेशन भी हम करते हैं. इसके अलावा जैसे कि बालों का झड़ना. बालों के झड़ने के लिए ये आज की लाइफस्टाइल में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बालों का झड़ना. तो जब ये स्टार्टिंग फेज में होता है, तो जब लोग आ जाते हैं हमारे पास, तो हम कुछ ऐसे मेथड्स है, कंजर्वेटिव मेथड, जिससे हम रोकने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी हेयर ट्रांसप्लांट वाली स्टेज ना आए. जैसे कि आजकल पीआरपी बड़े ट्रेंड में है. पीआरपी के अलावा हम देखते हैं किस वजह से बाल झड़ रहे हैं. बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन डी, जिंक, बायोटिन, तो उसके लिए हम सीरम्स वगैरह देते हैं. सीरम्स के अलावा और सब दवाइयाँ होती है, मल्टीविटामिन दवाइयाँ होती है, वो सब देते हैं. हम एक पूरा लाइक पेशेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देते हैं उनको कि हाँ उनको किस चीज़ की कमी है. इसके अलावा अगर आप स्टेज 5, 6, 7 में आते हैं तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. हेयर ट्रांसप्लांट भी इंडिया में सिर्फ ऑथराइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन ही है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए. तो आजकल बहुत छोटी जगह पे, जैसे कि लोग चंडीगढ़ में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, सिर्फ 40 टेक्नीशियंस कर रहे हैं. तो इंडिया में 1-2 डेथ्स भी हो चुकी है जहाँ पे सिर्फ 40 टेक्नीशियन ही ट्रांसप्लांट कर रहे थे. तो आपको अपने डॉक्टर का पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर कौन है जिसके अंडर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं. इसके अलावा थर्ड है गायनेकोमेस्टिया, दैट इज मेल बूब.
आपने देखा होगा कि एडोलेसेंट फेज में जब बच्चे प्यूबर्टी, जब लड़के बड़े होते हैं तो उनकी छाती का साइज बड़ा हो जाता है, तो उनका वो मिमिक करता है फीमेल की जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट को। तो वो सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स को लेके, जिनके पेरेंट्स समझने के लिए मना कर देते हैं कि जी ये तो सिर्फ फैट है, बच्चा वेट रिड्यूस करेगा तो ये फैट भी चली जाएगी। बट हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें करके आ चुके होते हैं। तो लाइक ये उनको समझाना पड़ता है कि ये अकेला फैट नहीं है, ग्लैंड के साथ फैट है, फाइब्रोफैटी टिश्यू है जो हम एक बार निकाल देंगे, सिर्फ इसका इलाज ऑपरेशन ही है। और एक बार जब हम निकाल देते हैं तो उसके रेकरेंस के चांसेस नहीं होते हैं, दोबारा नहीं होता। दिस इज टाइप ऑफ परमानेंट ट्रीटमेंट। और इसमें स्कार्स भी हम ऐसे जगह पे देते हैं जो आपको कभी नहीं दिखते हैं। ये लाइपोसक्शन के थ्रू विद ग्लैंड एक्सिजन के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा फेस पे, जैसे कि फेस पे चेहरे पे दाग धब्बे होना, एक्ने का ट्रीटमेंट आपको जितना टाइमली आप ले सकें आपको लेना चाहिए, क्योंकि एक्ने के बाद जो स्कार मार्क्स होते हैं वो बड़े रेजिस्टेंट होते हैं उनको कम करना। तो इसके आजकल बहुत सारे मेथड्स चल रहे हैं एक्ने स्कार्स को कम करने के लिए, जिसमें कि अभी टॉप मोस्ट है माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी। छोटी छोटी नीडल्स होती है जिसके थ्रू हम आपकी स्किन को रिसरफेस करते हैं, नए कोलेजन आता है जिससे कि न्यू स्किन आती है आपकी, एंड वो स्कार्स कम हो जाते हैं। इसके लिए मल्टीपल सेटिंग्स का नीड होता है। एंड जले या चोट का निशान होना, जैसे कि बहुत सारे लोगों के फेस पे जले हुए का निशान होता है, वो छोटे छोटे स्कार होते हैं, उसको हम स्कार रिवीजन के थ्रू, दैट इज मल्टीपल स्टेज में उस स्कार को धीरे धीरे करके निकाल देते हैं। और इसके बाद उसमें पतली लाइन रह जाती है जो देखने में पहले से कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर लगती है। डिम्पल बनवाने का ऑपरेशन ये भी यूजुअली प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। एंड नेक्स्ट इज राइनोप्लास्टी और सेप्टोराइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी बोलते हैं नाक की शेप को चेंज करने वाला ऑपरेशन। इसमें कई बार लोगों को फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, दैट इज़ कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उनका जो बीच वाली जो हड्डी होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं वो टेढ़ा होता है, तो उनका एक नाक यूजुअली ब्लॉक हो जाता है। तो ये हम कंबाइन भी कर सकते हैं सेप्टो राइनोप्लास्टी, दैट इज नोज की शेप भी, किसी किसी का बहुत चौड़ा नाक होता है, यहाँ से किसी को टिप रिफाइनमेंट कराना होता है, किसी का ये वाला जो एला है ये बहुत चौड़ा होता है तो उनको पतला करवाना है। तो ये दोनों चीज़ें हम सेप्टो राइनोप्लास्टी एक साथ कर सकते हैं। ये भी यूजुअली प्लास्टिक सर्जरी करके होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन रिडक्शन। फीमेल्स में जैसे आपने देखा होगा बहुत ही हैवी ब्रेस्ट होती है पोस्टपार्टम फेज में, उसके बाद यूजुअली आफ्टर 30 बच्चे होने के बाद, जैसे कि ब्रेस्ट कई बार हैगी लाइक सैगिंग ब्रेस्ट हो जाती है, हैंगिंग ब्रेस्ट हो जाती है, या फिर बहुत ही हैवी साइज होता है। इन सब का ऑपरेशन भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, लाइक जिसमें हम मेस्टोपेक्सी करते हैं, साथ में एलिवेशन भी कर देते हैं, और एक ब्रेस्ट रिडक्शन होता है जिसमें बहुत बड़ा साइज होता है, उसको कम करने के लिए हम रिड्यूस करते हैं उसका साइज। दूसरा, जिन फीमेल्स को बहुत छोटे साइज की ब्रेस्ट होती है उसको बढ़ाने के लिए ऑगमेंटेशन भी करते हैं इम्प्लांट्स के थ्रू। एंड इम्प्लांट्स काफ़ी सेफ रहते हैं, लाइक वो अच्छे इम्प्लांट्स होते हैं जो अच्छी कंपनी के जो होते हैं, यूजुअली इनकी लाइफ 10 से ज़्यादा ईयर्स की होती है। एंड नेक्स्ट इज एब्डोमन, दैट इज बच्चे होने के बाद पेट का लटक जाना। बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स होती है जो जिम जाती है, फैट को रिड्यूस कर भी लेती है, लेकिन फैट रिड्यूस होने के बाद भी स्किन हमेशा आपकी हैंगिंग रहती है। और स्किन के साथ बिकॉज प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, मसल्स वगैरह लूज हो जाती है, तो मसल्स उसके बाद लूज ही रहती है, स्किन भी लूज ही रहती है। फैट ओनली ऐसी चीज़ जिसको आप थोड़ा मोड़ा रिड्यूस कर पाते हैं आफ्टर पोस्टपार्टम। तो इसी के लिए हम करते हैं टमी टक। टमी टक भी अब मिनी टमी टक होता है और पूरा ओवरऑल टमी टक होता है, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। वो अब जब आप आते हैं कंसल्टेशन के लिए तो आपका डॉक्टर आपको बताता है आपको दोनों में से कौन से चीज़ की नीड है। मेल्स के लिए हम लाइपोसक्शन करते हैं विद 6 पैक्स वगैरह जो करते हैं, मेल्स के लिए वो भी चीज़ें की जाती है। इसके अलावा डायबिटिक फूड का ट्रीटमेंट है, जैसे कोई भी नॉन हीलिंग वुंड है जो घाव कभी मतलब लाइक बहुत सारे दिनों से चल रहा हो, 5-6 महीने 1 साल से घाव नहीं बन रहा, तो उसके लिए आइडियली आपको प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए। बिकॉज हम देखते हैं एंड ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट होती है आपके वो कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिससे आपका घाव नहीं बढ़ रहा है, दैट आपको इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है या आपको घाव ना भरने का आपकी जगह ऐसी है जिसके ऊपर घाव है, लाइक कभी भी अगर टेंडन के ऊपर या फिर आपकी हड्डी कभी दिख रही है तो वो वाला घाव कभी नहीं भरता, उसके लिए हमें फ्लैप सर्जरीज करनी पड़ती है, उसके ऊपर चमड़ी कभी नहीं आती है। तीसरा होता है अगर आप शुगर के मरीज है तो आपका घाव नहीं भर रहा है तो उसके लिए भी कस्टमाइज ट्रीटमेंट होती है आपका। एंड एवी फिस्टुला फॉर डायलिसिस, ये वाला ऑपरेशन भी सिटी वेयर सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट ये सब लोग भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि डायलिसिस वाले मरीज के लिए हम
आर्टरी वेन को आपस में जोड़ते हैं, ताकि उनको जब भी डायलिसिस हो तो उसके थ्रू हो जाए, जो उनको बार बार कभी गले में कभी नीचे जांघ में जो नालियाँ लगानी पड़ती है वो ना लगानी पड़े। इसके अलावा लेजर हेयर रिमूवल के पैकेज है हमारे पास। फीमेल्स का लाइक हम 60,000 में फुल बॉडी कर रहे हैं 6 सेशंस, एंड मेल्स का इस 75,000 में फुल बॉडी 6 सेशंस। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी इज़ ए वेरी वाइड ब्रांच, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ। लाइक कान का ना बना होना, जिस बच्चों को कभी होते हैं माइक्रोशिया जिनको हम बोलते हैं, बच्चों के कान नहीं बने होते तो उसका काम भी हम बनाते हैं। एंड इट इज़ ए नॉन एंडिंग टॉपिक आई थिंक। अगर आपको कोई भी अलग से क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।